हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये है वन पीस चैप्टर 1096 की फुल नरेशन वीडियो। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से बेस्ड होने वाला है कुमा की बैक स्टोरी पर और हमें इसमें गार्प, रॉजर और रॉक्स ये तीनों फैक्शंस एक साथ आमने सामने देखने को भी मिलने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पर इसे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है कुमाची और हम देखते हैं कि जीनी पूमा को इस पूरे चैप्टर में यही बुला रही होती है। इसके बाद हम कवर पेज पर तोरो को देखते हैं जो कि जंगल में कहीं भटक गया है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। अब वो गुस्सा यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो भटक गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो बार बार लगातार म्यूजिकल चेयर के गेम में हारता जा रहा है और वो भी इन क्यूट चिहुआ से। और इसके बाद चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है गॉड वैली इंसिडेंट जो कि हुआ था आज से करीब 38 इयर्स पहले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने अपना हंटिंग कंपटीशन शुरू कर दिया है और सभी स्लेव्स बहुत ही डरे हुए हैं और अफरा तफरी में यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। इन स्लेव्स को यहाँ पर रैबिट्स कह के बुलाया जा रहा होता है और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट में ये बताया जा रहा होता है कि इनमें से 150 रेयर रैबिट्स हैं और 13 सुपर रेयर रैबिट्स हैं जिन्हें मारने पर मिलेंगे 1000 पॉइंट्स। और यही नहीं, अगर किसी ने एक सिंगल हिट में किसी स्लेव को मार दिया तो उसे बोनस स्किल्स भी मिलने वाले हैं और जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे मिलेगा एक बहुत ही बड़ा और रेयर प्राइज। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं सेंट गार्लिंग को और उसके साथ ही वहाँ पर कुछ और भी गॉड नाइट्स होते हैं। अब मैं ये एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बता सकता कि ये गॉड नाइट्स ही हैं या फिर बस सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं क्योंकि चैप्टर में ये बात कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। पर जो भी हो, गार्लिंग उन सभी से बोलता है कि तुम सब मेरे सामने बस कीड़े मकोड़े जैसे हो, तो मेरे रास्ते में मत आना और पीछे रहना। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स और सभी नोवेल्स स्लेव्स को हंट करने का अपना कंपटीशन शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ सभी स्लेव्स को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर ये लोग ह्यूमंस होके दूसरे ह्यूमंस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा होता है और यहाँ तक कि उन सबके बच्चों को भी मारने में ये सब एक बार भी नहीं सोच रहे होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नेवी हेडक्वार्टर जहाँ पर हम कॉन को देखते हैं और वो कॉल पर बात कर रहा होता है गार्प के साथ। वो गार्प से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि गार्प गॉड वैली में जाए क्योंकि उससे रिपोर्ट मिली थी कि वहाँ पर कोई खतरा आने वाला है। हम देखते हैं कि गार्प वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता है क्योंकि वो कहीं पर एक वेकेशन मना रहा होता है। गार्प कॉन्ग से बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के साथ क्या होगा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि हाचिनोसु से पंगा ना ले, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। तो अब जो किया है वो सब भुगतना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर इनकी बातों को सुनकर हमें ये समझ में आ रहा है कि मरीन्स और सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने हाचिनोसु पर कुछ बड़ा कांड किया था जिसकी वजह से रॉक पायरेट्स भी गॉड वैली आ रहे थे क्योंकि हाचिनोसु पहले उन्हीं का अड्डा हुआ करता था। और इसके आगे गार्प बताता है कि मरीन्स ने वहाँ से कोई क्राउन ज्वेल चुराया था, पर अभी हमें ये नहीं पता कि क्राउन ज्वेल असल में क्या चीज है, क्या ये कोई सच का क्राउन है या कोई डेविल फ्रूट या कुछ और। तो इसी के जस्ट बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग गार्प को बताता है कि वहाँ पर गॉड वैली में गोल्डी रॉजर भी आने वाला है, जिसे सुनकर गार्प तुरंत ही खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। और वो तुरंत ही तैयार होकर अपना वेकेशन छोड़ के गॉड वैली की तरफ निकल जाता है। और फिर हम वापस आते हैं दोबारा गॉड वैली की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि इसे चारों तरफ से मरीन शिप्स ने घेर रखा होता है और वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और गॉड वैली के अंदर हम देखते हैं कि इवान को सभी से बता रहा होता है कि आइलैंड पे करीब 10,000 से भी ज्यादा स्लेव्स हैं जिन सबको सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने रैबिट्स की तरह हंट करना शुरू कर दिया है और 3 हफ्तों बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। पर उन सभी में से एक आदमी बोलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने वादा किया है कि अगर हम 3 वीक तक जिंदा बच गए तो वो हमें फ्री कर देंगे। जिस पर इवान को बोलता है कि पिछले सभी हंटिंग टूर्नामेंट्स में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था, उन्होंने हम सबसे इसलिए झूठ बोला है ताकि हमारे अंदर होप बची रहे और हम अपनी जान बचाकर भागते रहें क्योंकि ऐसे शिकार को मारने में कोई मजा नहीं होता जो कि पहले से ही गिव अप कर चुका हो। तुम सभी मरने वाले हो और इसीलिए हमें यहाँ से भागने पर फोकस करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं सेंट गार्लिंग को जो कि ऑलरेडी 10,000 पॉइंट्स जीत चुका है क्योंकि वो हाई वैल्यू रैबिट्स को टारगेट बना रहा होता है। इसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीने को जिसे कि टूर्नामेंट के प्राइजेस के बारे में पता होता है जो कि होते हैं डेविल फ्रूट्स। और यहाँ पर ये बताते हैं कोमा के डेविल फ्रूट के बारे में और काइडो के डेविल फ्रूट के बारे में। इवान को बोलता है कि अगर इनमें से हमें एक भी डेविल फ्रूट खाने में कामयाब हो गए तो हमारे यहाँ से एस्केप करने की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। पर ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है क्योंकि वो फ्रूट आइलैंड के बिल्कुल सेंटर में होते हैं और वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर यहाँ पर जिनी बताती है कि वो एक प्रोफेशनल चोर है और एक वायर टैपर भी और उसने 2 हफ्ते पहले ही इस टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन बाहर की दुनिया में लीक कर दी है और अब तक वो इन्फॉर्मेशन किसी को रिसीव हो गई होगी और वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे और उन लोगों से मतलब है पायरेट। पर आगे जिनी बताती है कि इन सब चीजों
के लिए उन्हें एक डिकॉय चाहिए जो कि चोरी के दौरान सभी का ध्यान भटका सके। और इसके लिए हम देखते हैं कि कोमा वॉलंटियर करता है क्योंकि वो बाकी सभी से बड़ा होता है और ताकतवर भी, तो इसीलिए वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा। और ये देखकर इवांको बोलता है कि बहुत अच्छे कोमा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा और हम यहाँ से साथ में एस्केप करेंगे। और इसके बाद फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसा कि जिनी ने बताया था, ये इन्फॉर्मेशन रॉक्स पायलट और रॉजर पायलट तक पहुंच गई होती है और वो सभी आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं। मरीन्स उनके शिप्स को देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और इतने सारे पायलट्स को देखकर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर ये सब यहाँ क्यों आ रहे हैं, इन्हें चाहिए क्या है। मरीन्स उन सब पायलट्स पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि रॉक्स पायलट भी मरीन्स की शिप को पहाड़ों की तरफ फोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं रॉक्स पायलट के सभी मेंबर्स जो कि यहाँ पर काफी यंग होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आइलैंड के दूसरी तरफ रॉजर पायलट भी आ चुके हैं और इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक मरीन सोल्जर आके एक सेलेस्टियल ड्रैगन को देता है जो कि उससे बोलता है कि तुम सब मरीन के पिल्लो यहाँ पर कर क्या रहे हो, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। और हम देखते हैं कि सेंट गार्लिंग को भी इन सब की खबर लग चुकी है जो कि सभी मरीज को पीछे हटने और सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दे रहा होता है। वो बोलता है सभी गॉड नाइट से रेडी होने के लिए और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी स्लेव्स काफी कंफ्यूज थे कि ये सब हो क्या रहा है और उनकी हंटिंग अचानक से बंद कैसे हो गई। मरीज भी बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम इन रॉक्स और रॉजर पायलट का सामना एक साथ कैसे करेंगे। वो सब काफी परेशान होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइस एडमिरल गार्प आ जाता है जिसे देखकर सभी मरीज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम बच जाएंगे। और आइलैंड पर पहुंचते ही गार्प बोलता है कि मुझे बस इतना बताओ कि रॉजर कहाँ पर मिलेगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि इवांको और कुमा इस केओस का फायदा उठाकर आइलैंड की सेंटर में पहुंच गए हैं और डेविल फ्रूट्स को ले चुके हैं। इवांको उस ड्रैगन फ्रूट को उठाकर खाने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पर बिग मॉम आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है, पर कुमा उससे बचने में कामयाब हो जाता है और इवांको के कहने पर वो अपना डेविल फ्रूट खा लेता है। पर कुमा की भी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं होती है, वो सीधा जाके सेंट सैटर्न से टकरा जाता है और सेंट सैटर्न उस पर पहले वाला अपना हेड ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे कुमा का सर तो नहीं फटता पर वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। सेंट सैटर्न उससे बोलता है कि तुम बुकानियर की चूज है, तुम या तो हमेशा स्लेव बन के रहोगे या तो मारे जाओगे क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। कुमा उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई पैदा होने के साथ ही ज्यादा या कम इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ पावर्स आ गई हैं जिनका यूज करके मैं जितने हो सके उतने लोगों को यहाँ से बचाना चाहता हूँ, बिल्कुल सन गॉड नीका के जैसे। सैटर्न ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को खत्म करना इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है गॉड वैली जहाँ का माहौल काफी गर्म हो चुका है क्योंकि रॉक्स और रॉजर पायलट्स अब आमने सामने आ चुके हैं और वहाँ पर उनकी बहुत ही ज्यादा घमासान लड़ाई हो रही है। अब हमें पूरी फाइट तो नहीं देखने को मिलती है पर हम गॉड वैली से निकलती हुई हाकी की लाइटनिंग क्लैशेस को देख सकते हैं। और इसके बाद पता नहीं क्या हुआ पर सीधा हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कुमा, बैंकॉक और जिनी तीनों को और वो गॉड वैली से भागने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये लोग भागने में कामयाब कैसे हुए या फिर इन्हें किसने बचाया होता है, पर अभी वो होते हैं सॉरबेट किंगडम में। वो तीनों कुमा के घर पे होते हैं जो कि एक चर्च होता है। कुमा जमीन पर बैठकर प्रेयर कर रहा होता है और बैंकॉक उससे पूछता है कि आखिर तुम कब तक यहाँ पर बैठ के प्रेयर करने वाले हो। कुमा उसे रिप्लाई देता है और बोलता है कि मैं सोच रहा था अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो शायद और लोगों को बचा सकता था। बैंकॉक उसे बोलता है कि बकवास मत करो, तुमने वहाँ से 500 से भी ज्यादा लोगों को बचाया है। और जिनी बोलती है कि हाँ कुमाची, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। बचाए जाने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे और खुशी के मारे रोने लगे थे और देखो ना मुझे भी रोना आ रहा है। और इसके बाद जिनी रोने लगती है। बैंकॉक कुमा के हाथों की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि इन हाथों ने हमें बचाया है, तो आज से हुए ये हैंड्स ऑफ लिबरेशन। और इसके बाद बैंकॉक समुद्र के सफर के लिए निकल जाता है पर जिनी वहीं पर कुमा के साथ रहने का फैसला करती है। तो यहाँ पर जिनी की एज 12 और कुमा केवल 8 साल का था और वो दोनों अकेले उस आइलैंड पर रहने लगे थे। और ऐसे ही हम देखते हैं कि एक दिन कुछ बच्चे कुमा को परेशान करने लगते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं और तभी वहाँ पर जिनी आ जाती है और उन दोनों को मार मार के उनकी हालत खराब कर देती है। हम देखते हैं कि वो बच्चे रोने लगते हैं पर कुमा उन्हें अपने पावर्स की मदद से हील कर देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुमा और जिनी दोनों खाना खाते हुए दिखाए जाते हैं। जिनी बोलती है कि मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका है और इसके बाद वो रोने लगती है। और हम देखते हैं कि फिर इसके बाद कुमा भी रोने लगता है क्योंकि इतने सालों में पहली बार उन दोनों ने भरपेट खाना खाया होता है। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि चैप्टर आपको कैसा लगा और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।